नमस्कार साथियों, मैं सवाई सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, भारतीय इतिहास की कड़ी के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, इनके कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, संपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ेंगे और शासकों की जो ऐतिहासिक जानकारी है उसके बारे में भी हम जरूर पढ़ने वाले हैं। और बात बता देता हूँ कि मुग़ल साम्राज्य जो है, मुग़ल काल जो है, इससे हर कंपटीशन के माध्यम से ज़रूर एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। मुग़ल साम्राज्य के प्रमुख शासक, उनकी उपाधियाँ, युद्ध और उनके द्वारा जो स्थापत्य कला के अंदर जो निर्माण करवाए गए हैं, इनके बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। और मुग़ल साम्राज्य का संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण जो है, इसमें हम ऑलरेडी मुग़ल शासकों के कालक्रम के बारे में भी हमने बात कर ली। मुग़ल शासक जो हैं, इन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य की जो परिचय है। परिचय के बाद में हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के प्रमुख शासकों के बारे में। तो बात अगर प्रमुख शासकों की बात करें तो इसमें सर्वप्रथम नाम निकल कर आता है बाबर। बाबर के बाद में नाम आता है हुमायूं। हुमायूं के बाद में नाम आता है आपके अकबर। अकबर के बाद में नाम आता है आपके जहांगीर। जहांगीर के बाद में जो नाम देखने को मिलता है मुग़ल काल के शासकों के अंदर, वह है आपके शाहजहां। और शाहजहां के बाद में प्रभावशाली जो शासक देखने को मिलता है, इसे औरंगजेब के नाम से जाना जाता है। और इनके शासन काल के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। आज हम बात कर लेते हैं मुग़ल काल के बारे में। तो मुग़ल साम्राज्य का जो संपूर्ण ऐतिहासिक शासन देखने को मिलता है, यह 1526 से लगाकर 1707 ईस्वी बताया जाता है। इस काल के दरमियान जो प्रमुख शासक हुए हैं, इन्होंने अपने प्रभाव के साथ में मुग़ल साम्राज्य जो है, इसका शासन संचालित किया। लेकिन एक समय और भी बताया जाता है जिसके अंदर प्रभावहीन शासकों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, जैसे अकबर द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम है, बहादुर शाह जफर है। ऐसे शासकों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। वह समय हमें देखने को मिलता है 1760 से लगाकर 1857 ईस्वी। और इसे भारतीय इतिहासकारों ने उत्तर मुग़ल काल के नाम से उल्लिखित किया है। इसे क्या कहा है? उत्तर मुग़ल काल के नाम से इसे व्यक्त किया है। बात कर लेते हैं मुग़लों के परिचय की। बात करते हैं तो मुग़लों का जो संबंध है, यह आपके किस शाखा से बताया जाता है? तो मुग़लों का जो संबंध बताया जाता है, यह तुर्की की चगताई शाखा से संबंध रखने वाला बताया जाता है। चगताई शाखा से संबंध रखने वाला बताया जाता है मुग़ल शासकों को। और अगर बात करें कि मुग़लों का जो नामकरण की बात करें, तो इसमें अलग अलग इतिहासकारों ने अपने मत दिए हैं। तो जो सही सटीक जो मत बताया जाता है कि मंगोल जो बताया जाता है, मंगोल वंश से संबंध रखने के कारण इस वंश का नाम पड़ गया है मुग़ल। इतिहासकार तो यहाँ तक भी बताते हैं कि अपने भारत के अंदर एक टीवी सीरियल आता है जिसे मोगली के नाम से जाना जाता है, जंगल बुक के नाम से जाना जाता है। अब जंगल बुक का एक करेक्टर बताया जाता है जिसे मोगली कहा जाता है। अब मोगली जो है, मोगली को भी इतिहासकारों ने मुग़लों का वंशज या फिर पूर्व एक प्रारंभिक शासक है या फिर मूल पुरुष बताया। लेकिन इस बात का सिरे से खारिज कर दिया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। और सही सटीक जो जानकारी मिलती है, मंगोलों से संबंध रखने के कारण ये मुग़ल कहलाए। क्या कहलाए? मुग़ल कहलाए हैं। अब मुग़लों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मुग़ल जो हैं, इनमें सर्वप्रथम हम पढ़ने वाले हैं साथियों ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में। प्रमुख शासक या संस्थापक जिसे ज़हीरुद्दीन बाबर के नाम से जाना जाता है। ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। मुग़ल वंश का जो संस्थापक कहलाता है। अगर बात करें इनके शासनकाल की, तो भारत की राजनीतिक स्थिति के अंदर इनका पदार्पण होता है 1526 ईस्वी में, जो चलता है 1530 ईस्वी। अर्थात मात्र 4 से 5 वर्ष ही यह शासन कर पाया था। बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं
तो बाबर जो हैं ये कहाँ का शासक बताया जाता है? भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए इसे आमंत्रण किसने किया? इसकी माँ का नाम, इसके पिताजी का नाम, इसके वंश का नाम, और इसे मुगलों का अर्थ क्या होता है यह भी हमें देखना है। तो मुगलों का नामकरण पढ़ लिया है, तो मुगलों का अर्थ हमें अगर देखना है तो मुगल का अर्थ होता है बहादुर। क्या होता है? मुगल का अर्थ बताया जाता है बहादुर। हम ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर के जन्म के बारे में। स्वाभाविक सी बात है, आराम से याद हो जाएगा। वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है 14 फरवरी। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म बताया जाता है, और बाबर का जन्म बताया जाता है फरगना में। कहाँ बताया जाता है? फरगना उज्बेकिस्तान में बाबर का जन्म बताया जाता है। बाबर का जन्म से संबंधित जानकारी हमने पढ़ ली है। तो अब हम बात कर लेते हैं बाबर के पिता के बारे में। ज़हीरुद्दीन बाबर जो हैं ये मुग़ल वंश जो हैं मुगलिया सल्तनत का संस्थापक बताया जाता है। सुनिए आप, यह डिटेल जो है हमें तुजुक के बाबरी के अंदर स्पष्ट रूप से पढ़ने को मिलती। सुनिए आप, अगर बात करें पिता की, तो पिता का नाम निकल कर सामने आता है उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा ये पिता का नाम बताया जाता है। और अगर बात करें साथियों माता की, बाबर की माता का अगर नाम पूछा जाए तो माता का नाम बताया जाता है कुतलुग निगार खानम बेगम। कुतलुग निगार खानम जो हैं ये बाबर की माता का नाम हमें देखने को मिलता है। चूँकि ज़हीरुद्दीन बाबर जो हैं इसका वंश की बात करें तो साथियों ये तुर्क और मंगोल दोनों के मिश्रण रक्त वाला एक शासक बताया जाता है। संबंध की बात करें तो बात कर लेते हैं इनके वंशज की। तो उमर शेख मिर्ज़ा जो हैं ये किस वंश से संबंध रखने वाला था? तो उमर शेख मिर्ज़ा जो हैं यह संबंध रखने वाला बताया जाता है तैमूर लंग से। तैमूर लंग जिसका खतरनाक अटैक हमें 1398 ईस्वी के अंदर देखने को मिलता है। अब तैमूर लंग जो है ये किस वंश से बिलोंग करता है? तुर्क वंश से बिलोंग करता है। चूँकि अगर मातृपक्ष की तरफ से देखा जाए तो मातृपक्ष से ये जो कुतलुग निगार खानम बेगम बताई जाती हैं यह आपके मंगोलों से संबंध रखती हैं। चंगेज़ खान के मंगोल वंश से, किस वंश से? मंगोल वंश से ये संबंध रखने वाली बताई जाती है। चूँकि जो तुर्क और हम पढ़ रहे हैं बाबर के बारे में, तो बाबर जो मूल वंश बताया जाता है इसमें तुर्क व मंगोल दोनों का रक्त मिश्रण बताया जाता है। और रक्त मिश्रण होने के कारण इसे बताया जाता है कि पितृपक्ष से 5वां तुर्क शासक बताया जाता है बाबर को, और मातृपक्ष से 13वां शासक बताया जाता है ज़हीरुद्दीन बाबर को। तो माता और पिता के बारे में हमने बात कर ली है। पिता के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि पिता जो उमर शेख मिर्ज़ा बताए जाते हैं ये फरगना के शासक बताए जाते हैं। किसके शासक? फरगना के शासक हमें देखने को मिलते हैं। फरगना के शासक थे और इनकी जो है 1494 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1494 ईस्वी में ज़हीरुद्दीन बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है। तो बात कर लेते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर जो हैं इसके राज्याभिषेक अर्थात पिता की मृत्यु के बाद में फरगना का शासक बनता है ज़हीरुद्दीन बाबर। और राज्याभिषेक के समय इनकी जो उम्र हमें देखने को मिलती है वो मिलती है 11 वर्ष 5 माह। 11 वर्ष और 5 माह की आयु के अंदर, कई इतिहासकार 12 वर्ष बताते हैं, मात्र 11 वर्ष और 5 वर्ष की आयु के अंदर बाबर का राज्य अभिषेक हमें देखने को मिलता है। बाबर के बारे में हम पढ़ रहे हैं साथियों, तो बात कर लेते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर की पत्नियों के बारे में और पुत्री और इसके पुत्रों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर जो हैं इनकी पत्नियों के बारे में।
तो ज़हीरुद्दीन बाबर जो हैं इनकी पत्नियों का जिक्र हम पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम जो पहली पत्नी का नाम हमें पढ़ने को मिलता है इसे माहम सुल्ताना बेगम के नाम से जाना जाता है। माहम सुल्ताना। दूसरी जो पत्नी देखने को मिलती है ज़हीरुद्दीन बाबर की इसे गुल रुख बेगम के नाम से जाना जाता है। गुल रुख बेगम के नाम से जाना जाता है। और तीसरी और अंतिम पत्नी जो देखने को मिलती है ज़हीरुद्दीन बाबर की पत्नियों के जिक्र पढ़ रहे हैं तो नाम बताया जाता है दिलदार बेगम। दिलदार बेगम इनकी तीसरी पत्नी बताई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर जो हैं इनके पुत्र कितने हुए थे। पुत्रों के बारे में अगर बात करें तो इनका सबसे पहला और ज्येष्ठ पुत्र बताया जाता है नूरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं पहला पुत्र बताया जाता है। उसके बाद में दूसरा पुत्र कामरान दूसरा पुत्र। तीसरा पुत्र बताया जाता है अस्करी और अस्करी के बाद में चौथा जो पुत्र हमें देखने को मिलता है ज़हीरुद्दीन बाबर का इसे हिंदाल के नाम से जाना जाता है। हिंदाल को ज़रूर याद रखना क्योंकि हिंदाल जो है इसकी पुत्री का नाम बताया जाता है रुकैया बेगम और रुकैया बेगम का जो निकाह होता है वह हुमायूं के पुत्र जलालुद्दीन अकबर के साथ में ये निश्चित किया जाता है। तो इनके पुत्रों के बारे में हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर की पुत्री के बारे में। तो पुत्री का जो ऐतिहासिक जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है साथियों उसे गुलबदन बेगम के नाम से जाना जाता है। गुलबदन बेगम जो हैं ये ज़हीरुद्दीन बाबर जो हैं इसकी पुत्री बताई जाती हैं। अब ज़हीरुद्दीन बाबर की अगर आत्मकथा की बात पूछ ले साथियों तो आत्मकथा जो है इसे तुजू के बाबरी के नाम से जाना जाता है। तुजू के बाबरी जो हैं यह मुगलिया सल्तनत का तुर्की भाषा का एकमात्र ग्रंथ है। तुर्की भाषा का ग्रंथ है। तुर्की भाषा के अंदर तुजू के बाबरी को लिखा गया आत्मकथा है। इसे जीवनी भी कहा जाता है। और यह जो ग्रंथ है इसकी अगर रचनाकार की बात करें साथियों तो रचनाकार का स्वयं नाम आता है आपके ज़हीरुद्दीन बाबर। अब बाबर की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और इस ग्रंथ को पूरा करना है तो कुछ फेरबदल या जो रचना है यह पूर्ण रचना की अगर बात करें तो पूर्ण रचना जो है इस ग्रंथ की वो गुलबदन बेगम ने की थी। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने इसकी पूर्ण रचना की। साथियों जब हम मुग़ल शासकों के बारे में संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी पढ़ लेंगे तो उसके बाद में मुग़ल साहित्य का भी एक ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे जिसमें मुग़ल काल के प्रमुख जो ऐतिहासिक साहित्य हैं इसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। तो मुग़लों के ज़हीरुद्दीन बाबर के जो ऐतिहासिक जानकारी पढ़ रहे हैं इसके अंदर उसके वंश से संबंधित जानकारी हमने ले ली है। पत्नियों के बारे में पढ़ लिया, पुत्रों के बारे में पढ़ लिया और पुत्री के बारे में भी हमने बात कर ली। और इसके साथ ही हमने ज़हीरुद्दीन बाबर की आत्मकथा की भी बात कर ली। अब आत्मकथा जो है इसमें बहुत सारी गतिविधियाँ हमें पढ़ने को मिलती हैं कि जो बाबर बताया जाता है समरकंद और ताशकंद को जीतने के लिए 5 से 6 बार असफल प्रयास कर चुका है। कई बार 8 महीने तक शासन इसका टिका रहता है, कई बार 11 महीने टिका रहता है, कई बार 12 महीने टिका रहता है। लगातार 2 वर्षों से ज़्यादा इसने एक क्षेत्र पर शासन नहीं किया। बाबर अपने ग्रंथ जीवनी तुजू के बाबरी में लिखता है कि बाबर जो है जहाँ कहीं भी शासन स्थापित करता है वहाँ पर 2 रमज़ान एक साथ नहीं मना पाया था। अर्थात 2 रमज़ान उसने अपने शासनकाल में अपने राज्य के अंदर एक जगह नहीं देते हैं। अब जो ये तुजू के बाबरी हैं इसके अंदर भारत के 3 अभिशापों के बारे में भी बात की जाती है जिसमें गर्मी है, गर्मी के साथ में जो लू बताई जाती है, भीषण गर्म हवा के थपेड़, इनके बारे में भी यह व्याख्यान करता है। हमने जो बाबर के बारे में ये जो जीवनी पढ़ी है, बाबर अपनी आत्मकथा जो है बाबर की आत्मकथा है इसके अंदर हमें ये जो चीज़ पढ़ने को मिलती है बाबर जो है ये शारीरिक जो उनका जो शरीर बताया जाता बहुत ही हष्ट पुष्ट बताया जाता है। जब बाबर अपने शारीरिक वर्जिश के लिए निकलता है तो 2 सैनिकों को अपनी बाह में दबोच कर वो कई मीलों तक दूर तेज भाग जाता था। चूँकि इतिहासकार यहाँ तक बताते हैं कि बाबर जिस भी इलाके को फतेह
तय करने के लिए निकलता था और बीच रास्ते में अगर कोई नदी आती थी तो बाबर उसे तैर कर पार करता है। और गंगा नदी जो बताई जाती हैं, इसे स्वयं बाबर ने 2 बार तैर कर क्या किया था, पार किया था। बात कर लेते हैं कि ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, इसके द्वारा इसके शासनकाल के अंदर जो सिक्के प्रचलित करवाए गए थे उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने जो सिक्के प्रचलित करवाए हैं, इनके एक नाम बताया जाता है शाहरुख। एक सिक्के का नाम बताया जाता है शाहरुख और दूसरे का जो नाम बताया जाता है उसे बाबरी के नाम से जाना जाता है। तो शाहरुख नाम के सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया था? ज़हीरुद्दीन बाबर के द्वारा करवाया था। अब हम बात कर लेते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर के सैन्य अभियानों के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर के प्रारंभिक संघर्षों के बाद में, और उसके बाद में हम इम्पोर्टेंट इनके द्वारा जो किए गए भारत के अंदर प्रसिद्ध युद्ध हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ज़रूर याद रखना, इसके अंदर बहुत सारी गतिविधियों के बारे में आपको नई जानकारी पढ़ने को मिलेगी। साथ ही हम तुलगबा पद्धति के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। साथ ही और बता देता हूँ कि उत्तर भारत के अंदर तोपखाने और युद्ध पद्धति के लिए नावों का प्रचलन जो है ये ज़हीरुद्दीन बाबर के द्वारा शुरू किया गया था। तोपखाने का प्रचलन ज़हीरुद्दीन बाबर के द्वारा शुरू किया गया था। सवाल एक बार पूछा गया कि उत्तर भारत के अंदर ज़हीरुद्दीन बाबर के द्वारा तोपखाने का प्रचलन शुरू किया गया, तो दक्षिणी भारत के अंदर तोपखाने का प्रचलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो नाम आता है पुर्तगाली जातियों का द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगाली जातियों, जिनका प्रमुख वायसराय बताया जाता है डी अल्मेडा। क्या बताया जाता है? डी अल्मेडा बताया जाता है। तो शुरू करते हैं हम ज़हीरुद्दीन बाबर के। तो ज़हीरुद्दीन बाबर जो हैं, इनके प्रारंभिक संघर्षों के बारे में बात कर लेते हैं। बात मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरूर इस बात को ध्यान रखना कि फरगना का शासक बनने के बाद में ज़हीरुद्दीन बाबर जो है, इसकी प्राथमिक जो नज़र है वो समरकंद को जीतने के लिए रही थी। किसकी? समरकंद को जीतने के लिए रही। लेकिन समरकंद वह इलाका जहां पर बाबर जो है एक साथ 2 वर्षों तक शासन नहीं कर पाया था। एक साथ 2 वर्षों तक शासन नहीं कर पाया था। वह अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी में लिखता है कि मैं किसी भी इलाके के अंदर, स्पेशली समरकंद में 2 रमजान एक साथ नहीं मना पाया था, क्योंकि समरकंद को जीतता और कुछ समय बाद में वापस उसे हत्या लिया जाता था। तो सुनिए प्रारंभिक संघर्ष। बाबर शासक बनने के बाद में 1494 ईस्वी में समरकंद के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यह असफलता उसे देखने को मिलती है। बाबर को सबसे पहले असफलता का मुंह देखना पड़ा। नंबर 2, 1494 ईस्वी में समरकंद को जीता, परंतु केवल 100 दिनों के लिए ही ये जीत स्थापित हो सकी है। उसके बाद में वापस इसे यहां से भागना पड़ा। नंबर 3, 1501 ईस्वी में समरकंद को जीता, लेकिन केवल 8 महीनों के लिए। किसके लिए? 8 महीनों के लिए। और ये जो जीत है यह आगे बढ़ी 1507 ईस्वी के अंदर भी इसे जीता है कुछ और महीनों के लिए। जब समरकंद को 1507 ईस्वी के अंदर बाबर ने जीता, तब बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की। वैसे ज़हीरुद्दीन बाबर की जो उपाधि हमें देखने को मिलती है, इसके अंदर कलंदर भी उपाधि देखने को मिलती है, गाजी भी उपाधि देखने को मिलती है, और साथ में बादशाह की उपाधि भी हमें देखने को मिलती है। तो समरकंद को जीतने में लगातार उनको असफलता का मुंह देखने पड़ा। एशिया और समरकंद को जीतने में असफलता के कारण भारत की तरफ बाबर अग्रसर हुआ। क्योंकि ये सवाल पूछा गया है आपसे कई बार कि भारत पर आक्रमण करने के लिए ज़हीरुद्दीन बाबर को आमंत्रण किसने दिया था? तो सुनिए आप, भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आलम खां लोदी ने निमंत्रण भेजा था। किसने? आलम खां लोदी ने बाबर को निमंत्रण भेजा था। और आलम खां लोदी के निमंत्रण के बाद में ज़हीरुद्दीन बाबर ने सिंध प्रदेशों के ऊपर अटैक किया। स्पेशली बेरा का किला जीता इन्होंने। बेरा का किला जीता, काबुल को इन्होंने जीत लिया, और काबुल को जीतते हुए अब उसकी टेढ़ी नज़र पड़ी है दिल्ली के ऊपर। अब दिल्ली के ऊपर नज़र पड़ी है तो दिल्ली के जो साथ में जो युद्ध देखने को मिलता है ज़हीरुद्दीन बाबर, यानी ज़हीरुद्दीन बाबर के बड़े जो युद्ध हमें देखने को मिलते हैं, उनमें सर्वप्रथम जो युद्ध हमें पढ़ने को मिलता है वो है पानीपत प्रथम का युद्ध। पानीपत प्रथम का जो युद्ध है यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। जरूर नोट डाउन करना, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया। हालांकि इनकी 3 और युद्ध हम पढ़ने वाले हैं, जैसे
खानवा का युद्ध जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। इसके अलावा चंदेरी का युद्ध जो मालवा मध्य प्रदेश के अंदर एक चंदेरी जगह पड़ता है, जो व्यापार के नजरिए से बहुत ही उत्कृष्ट बताया जाता है, जिसका शासक मेदिनी राय बताया जाता है। और अंतिम जो युद्ध देखने को मिलता है ज़हीरुद्दीन बाबर का, वो गागरा बिहार नदी के किनारे, गागरा नदी के किनारे अफगानों के खिलाफ इनका युद्ध जो देखने को मिलता है। 4 प्रमुख युद्ध कई बार कंपटीशन के अंदर पूछे गए थे। बात हम पानीपत प्रथम युद्ध की कर रहे हैं, तो सुनिए आप, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और ज़हीरुद्दीन बाबर के मध्य ये युद्ध हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है युद्ध क्षेत्रों के नजरिए से। सुनिए आप, इब्राहिम लोदी इस युद्ध के अंदर लड़ते हुए मारा गया था। क्या करते हुए मारा गया था? लड़ते हुए मारा गया था। ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपने सैनिकों को जिहाद का नारा दिया। जिहाद का अर्थ क्या होता है? हे सैनिकों, हमें जिहाद के नाम पर युद्ध लड़ना है, अर्थात धर्म के नाम पर युद्ध लड़ना है और काफिरों को मार काटना। काफिर से अर्थ यहाँ पर बताया जाता है हिंदुओं से, और काफिर डरपोक भी कहा जाता है। सुनिए आप, इब्राहिम लोदी इस युद्ध के अंदर ऑन स्पॉट मारा गया है। चूंकि इब्राहिम लोदी की सेना के अंदर हाथी यानी हस्ती सेना भी बड़ी बताई जाती है। हस्तियों की चिंगाड़ मार करने के बाद में पागल अवस्था के अंदर अपने सैनिकों को ही खत्म करना, एक तो स्थिति ये बनती है। दूसरी स्थिति बनती है, बाबर जो है, बाबर ने युद्ध में अपने कम सैनिकों के साथ में भी बड़ी सेना को हराया है। युद्ध नीति का अनुसरण किया था, उसे तुल्लुगमा पद्धति के नाम से जाना जाता। अब तुल्लुगमा पद्धति जो है यह ज़हीरुद्दीन बाबर ने उज़्बेकों से सीखा था। किससे सीखा था? अब तुल्लुगमा पद्धति होती क्या है, इसके बारे में सविस्तार हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन जरूर सुनिए आप, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य जो पानीपत प्रथम का युद्ध होता है, इसमें उत्तर भारत के अंदर सर्वप्रथम तोपखाने और नावों का यूज किया गया था। यह युद्ध जो है तुल्लुगमा नीति के आधार पर लड़ा गया था, जो बाबर ने उज़्बेकों से सीखा था। और इस युद्ध का रिजल्ट, इब्राहिम लोदी ऑन स्पॉट मारा गया, सल्तनत काल का पहला सुल्तान जो युद्ध क्षेत्र के अंदर मारा गया था। ज़हीरुद्दीन बाबर इस युद्ध के अंदर विजय हासिल करता है, और इस युद्ध के उपलक्ष्य में ज़हीरुद्दीन बाबर जो उपाधि अंगीकार करता है वो कलंदर की उपाधि। और कलंदर जो है युद्ध के बाद में बाबर की उदारता के लिए कलंदर उपाधि से कलंदर की उपाधि के लिए यह जाना जाता। अगर पूछ ले कलंदर की उपाधि क्यों धारण की? उदारता के कारण। तो सुनिए, अब हम बात कर लेते हैं जो ये तुल्लुगमा पद्धति से युद्ध किया जाता है, बड़ी सेना को किस प्रकार हराया जाता है। तो सुनिए आप, इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना, आप आराम से इसको सुनना। सुनिए, यह बाबर की सेना है। किसकी सेना है? बाबर की सेना है। सामने जो दुश्मन सेना है इसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा सैनिक होने के बावजूद भी अपने कम सैनिकों के साथ में अपनी तुल्लुगमा युद्ध पद्धति के आधार पर ये बड़ी सेना को भी विजित कर लेता था। अब ये बड़ी शत्रु सेना बताई जा रही है बाबर की सेना के सामने सम्मुख, लेकिन इनकी जो तोप सजाने की जो पद्धति है उसे उस्मानिया विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस्मानिया विधि। मैंने पहले बता दिया है कि उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति के अंदर युद्ध दो लड़े गए, इसके अंदर सर्वप्रथम तोपखाने का प्रचलन ज़हीरुद्दीन बाबर ने शुरू किया गया था। सुनिए आप, उस्मानिया विधि अर्थात तोपों को सजाने की जो विधि होती है उसे उस्मानिया विधि के नाम से जाना जाता है। साथियों, आपने फिल्म बाहुबली के अंदर देखा होगा कि मेन जो सेना है इसके आगे एक भाले की नोक के बराबर एक शत्रु सेना का कड़ा पहरा डाल दिया जाता है। अब कड़ा पहरा डाल दिया जाता है, शत्रु जो सेना होती है, अब जो भी अटैक करने के लिए आते हैं इन सैनिकों के द्वारा भाले से उनके ऊपर अटैक किया जाता है। वही मैंने यहाँ पर आपको दर्शाने का प्रयत्न किया है, बालों से यहाँ पर सैनिकों के द्वारा शत्रु सेना के ऊपर आक्रमण किया जाता था। अब इसके बाद में भी शत्रु सेना इस कड़े घेरे को लांग कर आगे बढ़ जाती थी, तो यहाँ पर एक आर्टिफिशियल खड्डा बनाया जाता था, बड़ा गहरा खड्डा बनाया जाता था, और खड्डे को जो है ये पेड़ पौधों की टहनियों और पत्तों से ढककर ऐसा बनाया जाता था कि शत्रु सेना को पता ही नहीं चलता था। अब सेना जब आगे बढ़ती थी और इस गहरी खाई के ऊपर से गुजरती थी तो आधे से ज़्यादा सेना
यहीं पर खत्म हो जाती थी। अब सेना यहाँ पर गड्ढे में गिर गई। बाय द वे अनेक अनेक सैनिक और आगे बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर सुसज्जित की जाती थी बाबर के द्वारा तोहफे। अब तोहफों के अंदर बीच में जो जगह छोड़कर जो तोहफों का संचालन किया जाता है उसे उस्मानिया विधि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? उस्मानिया विधि के नाम से जाना जाता है। अब इन दो तोहफों के मध्य जो सैनिक रखे गए हैं, यहाँ पर सैनिक रखे जाते हैं, यह विधि भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई जाती है। अब यह जो तोहफे हैं, तोहफों को खतरनाक अटैक हो रहा शत्रु सेना के ऊपर, और इन सैनिकों के जस्ट पीछे बहुत बड़ी संख्या में सेना हुआ करती थी प्रमुख राजा की। और स्पेशली हम बात कर रहे हैं जहीरुद्दीन बाबर के बारे में। तो जहीरुद्दीन बाबर इस सेना का नेतृत्व कहां से करता था? तो जहीरुद्दीन बाबर मेन सेना के पीछे रहते हुए इस सेना का नेतृत्व करता था, जिसे गुल कहा जाता है। अब सेना एक तरफ से चकरा खा गई, खड्डे को देखकर खड्डे में गिर गई, ऊपर से खतरनाक इनके ऊपर तोहफों से आक्रमण हुआ है और तोहफों से भी बच गए हैं। तो एक सेना यहां से निकलकर सामने आई और इस सेना के द्वारा राइट हैंड साइड से इस सेना के ऊपर अटैक हुआ, और दूसरी तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से इस सेना के ऊपर अटैक हुआ। एक तरफ से सामने से खतरनाक तोहफे चलाई जा रही हैं और दूसरी तरफ से दोनों तरफ से शत्रु सेना को घेर लिया गया। चूंकि बाबर के बारे में पढ़ रहे, तुलगमा और उस्मानिया विधि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जहां बाबर होता था तो बाबर के राइट हैंड साइड से हुमायूं की सेना का नेतृत्व, हुमायूं की सेना के दल का नेतृत्व शत्रु सेना पर होता था, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से मेहंदी ख्वाजा का यह खतरनाक अटैक होता था, जिसके कारण बड़ी सेना भी धराशायी हो जाती थी और यह तुलगमा विधि के नाम से जानी जाती है। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं जहीरुद्दीन बाबर के द्वारा जो युद्ध किया गया, अगला जो युद्ध है जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। बात कर लेते हैं बाबर के दूसरे युद्ध अभियान के बारे में। तो दूसरा प्रसिद्ध जो युद्ध था उसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। खानवा भरतपुर के पास में पड़ता है। यह युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। चूंकि राजपूताने की तरफ से जहीरुद्दीन बाबर को जो कड़ी टक्कर देने वाला राजपूत बताया जाता है उसे महाराणा संग्राम सिंह उर्फ शांगा के नाम से जाना जाता है, जो गोहिल वंश का शासक बताया जाता है। अब संग्राम सिंह जो हैं यह प्रतिद्वंद के रूप में देखा जाने लगा है जहीरुद्दीन बाबर के। तो संग्राम सिंह और जहीरुद्दीन बाबर के मध्य जो युद्ध होता है इसे खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। खानवा भरतपुर के पास में पड़ता है। चूंकि यह जो युद्ध है साथियों, इस युद्ध के अंदर जहीरुद्दीन बाबर ने फिर नारा दिया है जिहाद का, और कहा है अपने सैनिकों को कि अगर हम ये युद्ध जीत गए तो आपको पदोन्नति दी जाएगी, आपको जीत का हिस्सा भी दिया जाएगा, साथ ही जिहाद के नाम पर अर्थात धर्म के नाम पर ये युद्ध लड़ा जाए। एक समय ऐसा आया कि जहीरुद्दीन बाबर जो हैं इनकी सेना हतोत्साहित होने लगी, लेकिन जब जिहाद का नारा दिया बाबर ने तो बाबर के सैनिकों के अंदर नव चेतना जो है वो जागृत हो गई और बाबर के सैनिक जो है अपनी दमखम के साथ में लड़ाई करने लगे। और बाबर ने इस नारे के साथ में और एक बात बताई कि उठो सैनिकों, हमें काफिरों का वध करना। काफिरों का अर्थ होता है हिंदू या डरपोक बताया जाता है। मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं को काफिर बोला गया था, जिसका अर्थ डरपोक भी बताया जाता, अर्थात जिहाद के नाम पर लड़ा गया जो युद्ध है उसे खानवा भरतपुर का युद्ध जो 1527 ईस्वी के अंदर लड़ा गया। चूंकि महाराणा संग्राम सिंह का भी पक्ष इसमें कमजोर नहीं बताया जाता है। यह एकमात्र युद्ध बताया जाता है जिसमें राजपूताना के लगभग 50 से अधिक सरदारों ने भाग लिया था। देसी रियासतों के शासकों ने भाग लिया था, लेकिन देसी रियासतों के शासकों की एक कमजोरी बताई जाती है कि ये एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। सैनिक तो प्रमुख सेना नायक तो 52 सेनानायक से भी अधिक सैनिकों ने इसके तहत भाग लिया था, लेकिन महाराणा संग्राम सिंह का जो पक्ष लेने वाले राजपूत बताए जाते हैं ये एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, फूटी आंख में भी नहीं समाया करते थे। इसके कारण हर एक शासक ने अपने हिसाब से इस युद्ध को लड़ा था, जिसके कारण महाराणा संग्राम सिंह जो हैं इस युद्ध के अंदर इनकी हार हुई। बताया जाता है संग्राम सिंह जो है इस युद्ध के अंदर घायल हो गए थे, जहां से इन्हें
उन्हें घायल अवस्था में इस युद्ध क्षेत्र से हटा दिया गया है और उसके बाद में 1528 ईस्वी को महाराणा संग्राम सिंह जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये राजपूताना के गोहिल वंश के शासकों का भग्न अवशेष कहा जाता है संग्राम सिंह को, जो मीरा के ससुर बताए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। खानवा के युद्ध का जो परिणाम है, बाबर विजय हुआ और इस युद्ध के उपलक्ष्य में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की। साथ ही बाबर ने जो अगला युद्ध लड़ा है वह व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था, चंदेरी। चंदेरी जो है ये मालवा के नज़दीक पड़ता था। यहाँ का जो व्यापार वाणिज्य है बहुत ही उत्कृष्ट दशा के अंदर था। इसके कारण चंदेरी को हथियाना चाहता था ज़हीरुद्दीन बाबर। अब चंदेरी के ऊपर अटैक होता है 1528 ईस्वी में। तो चंदेरी का शासक बताया जाता है, हिंदू राजा बताया जाता है मेदिनी राय। अब मेदिनी राय जो हैं इस युद्ध के अंदर अपने दमखम के साथ में लड़ाई करता है। इतिहासकार यहाँ तक बताते हैं कि मेदिनी राय ने अपने आप को आग के सुपुर्द कर दिया था, आत्महत्या कर ली। लेकिन बाबर इस युद्ध के अंदर भी क्या रहा था? विजय रहा था। और उसके बाद में बाबर का जो अंतिम युद्ध अभियान बताया जाता है वो बताया जाता है गागरा नदी का युद्ध, अर्थात गागरा नदी के तट पर लड़ा गया, इसके कारण इसको गागरा का युद्ध कहा जाता है। और यह जो युद्ध है ये 1529 ईस्वी में लड़ा गया था, बाबर का अंतिम युद्ध। और ये लड़ा गया 1529 ईस्वी में अफगानों और बाबर के विरुद्ध। अफगान सरदारों और बाबर के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा गया। और अफगान जो स्थापित अपनी साम्राज्य जो था वह बिहार की तरफ था। इन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया और अफगानों का निर्ममता से इसके अंदर दमन कर दिया गया और बाबर इस युद्ध के अंदर भी विजय रहा। 4 प्रमुख अभियान हमने पढ़ लिए, जिसके अंदर पानीपत प्रथम है, खानवा है, चंदेरी और उसके बाद में गागरा का युद्ध। और उसके बाद में ज़हीरुद्दीन बाबर जो हैं इसकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 4 वर्ष तक ही शासन कर पाता है। इतिहासकार बताते हैं कि जो ज्येष्ठ पुत्र बताया जाता है हुमायूं निरंतर अस्वस्थ रहता है। अस्वस्थता के कारण जो परेशान हो जाता है ज़हीरुद्दीन बाबर और परेशानी के अंदर उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और 1530 ईस्वी के अंदर ज़हीरुद्दीन बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 ईस्वी में जब ज़हीरुद्दीन बाबर की मृत्यु हो जाती है तो पहला इनका मकबरा इन्हें आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में इन्हें काबुल में दफनाया गया था। तो साथियों, आज हमने ज़हीरुद्दीन बाबर जो हैं इनकी संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी का ब्यौरा लिया है। आगे हम पढ़ने वाले हैं नूरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के बारे में। धन्यवाद।